पिछले 20 सालों में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना था? आप ऐसा 20 साल का मतलब आप ऐसा बोलिए कि 2005 से लेकर और 2025 के बीच में, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कि आप एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट क्या है? टाइम। 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर 14, 15, 16, 17, 18 और फिर 25 तक आ गए। और फिर वाई एक्सिस पर आप अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा लेंगे कि जो भी हमारा एजुकेटेड स्टूडेंट है वो अनएम्प्लॉयड था 2005 में, उसका नेशन वाइड क्या नंबर था, 2006 में उसका क्या नंबर था, 2007 में क्या नंबर था, 2010 में क्या था, 14 में क्या था, और फिर 14, 15, 16 कि उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट अगर बढ़े तो उन सारे डॉट्स को ज्वाइन करने से जो शेप आता है उसको हम लोग ग्राफिकल स्टडी कहते हैं। इसका मतलब कि 4,32 का मतलब 4 Let's get started. तो देखिए हम लोगों ने स्लोप समझा है, और स्लोप समझने के पहले की बात क्या थी? स्लोप समझने के पहले की बात ये थी कि कोई भी एक इक्वेशन होगा, ध्यान से समझिए क्या है, कोई भी एक इक्वेशन होगा। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी एक x और y के बीच में रिलेशन होगा, x और y के बीच में, जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि इक्वेशन को हम लोग दूसरे वर्ड्स में रिलेशन कह रहे हैं, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये एक चीज है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि जो ये रिलेशन आएगा उसमें दो वेरिएबल्स होंगे। हम लोग सबसे पहले ये सिलेक्ट करेंगे कि क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे और एक डिपेंडेंट वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे। ये सबसे पहला काम हमारा ये कि हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है, जो रियल फिजिकल सिचुएशन है, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ये डिसाइड करने के बाद हम उनको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग x और y के बीच में ग्राफ बनाएंगे, जिसको आप साधारण लैंग्वेज में ग्राफ बनाना कहते हैं। और ये तीसरा स्टेप है। ग्राफ बनाने के बाद हम उसका स्लोप डिफाइन करेंगे। यहाँ पर जो हम लोगों ने स्लोप डिफाइन किया है, आप अगर बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो y जो हमारा है, ये जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी तक जैसा हम लोगों ने किया तो ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो x है ये हम लोगों ने यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में लिया हुआ है, ठीक है। एक बड़ा कंफ्यूजन कहाँ पर, और ये जो स्लोप होता है, अगर हम लोग y और x की बात कर रहे हैं तो जो dy/dx होता है दैट इज डिफाइंड एज स्लोप। ध्यान ये रखना है कि इस ग्राफ में, इस इक्वेशन में जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पूरा डिटेल स्लोप का डिस्कस किया। जो बड़ा कंफ्यूजन होता है वो कहाँ होता है? बड़ा कंफ्यूजन क्या है ये बात समझिए। मैथमेटिक्स क्या कह रही है? मैथमेटिक्स ये कह रही है कि अगर कोई एक फंक्शन है y = x⁴n, अगर ऐसा कोई फंक्शन आता है और आपको यहाँ पर dy/dx डिफाइन करना है, तो d/dx ऑफ x⁴n, अगर आपने ऐसा कहीं लिखा है d/dx ऑफ x⁴n, तो इसका फॉर्मूला है, इसका मतलब d/dx ऑफ x⁴n का जो फॉर्मूला है दैट इज n टाइम्स x⁴n-1। हम लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस में ये बात इस फॉर्म में लिखी होती है, d/dx ऑफ x⁴n इज n टाइम्स x⁴n-1। अभी हम लोग केवल इसका बेसिक यूज समझ रहे हैं, और फिर जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे मैं आपको ये डिफरेंशिएशन जो है, जो और दूसरे जो फॉर्मूले हैं और उनका सिग्निफिकेंस फिजिक्स में क्या है ये मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हम लोग क्या बात डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम लोग ये डिस्कस करना चाह रहे हैं, मान लेते हैं कि x जो है वो पोजीशन ऑफ अ बॉडी है। x क्या चीज है? x है पोजीशन ऑफ अ बॉडी, पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट t। ये हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पीछे वीडियो में, जब मैंने काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया तब मैंने आपको ये भी बात समझाई कि पोजीशन
क्या चीज़ है, पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है। अभी यहाँ पर अगर अब हम लोग मैथ्स में आ गए। मैथ्स का मतलब एक्सप्रेशन को कैसे डील कर रहे हैं कि अगर x इज इक्वल टू 2t है या यहाँ पर x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर है, ठीक है। दो बातें, एक बात तो ये कि आपको ये बात याद रखनी है, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझ लीजिए कि जब हम मैथ्स में बात करेंगे तो हम y और x के फॉर्म में बात करेंगे। मैथ्स के जितने भी रिलेशन आएंगे वो हम लोग, ये यहाँ भी हम लोगों ने y और x के फॉर्म में मैंने फॉर्मूला लिखा, और इन जनरल भी हम लोग y और x के फॉर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग फिजिक्स में आएंगे तो y एक कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, x कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होगी, और ऑन अ कन्वेंशनल बेसिस हम लोगों ने ऐसा माना है कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होगी, x एक्सिस पर जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लेंगे वो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होगी। जैसे यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, इसमें दो फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है पोजीशन, ये है बॉडी की पोजीशन, ये एक फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। क्या आपको ये बात समझानी पड़ेगी कि इन दोनों में से कौन सा डिपेंडेंट और कौन सा इंडिपेंडेंट है? टाइम तो बढ़ेगा ही आगे, टाइम इज द मोस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन आता है इस चैप्टर में, खासकर उन बच्चों के लिए जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, या जो 11th में नए नए आते हैं और उन्होंने अभी डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं पढ़ा है, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि वो रिलेट नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा तब तो ये x यहाँ पर था, x यहाँ डिनोमिनेटर में था, और अब हम लोग ये देख रहे हैं कि x यहाँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर x कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जब हम लोगों ने dy अपॉन dx लिखा है तो ये एक्सप्रेशन केवल ये बता रहा है कि दिस ओवर हियर इज नथिंग बट चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, ये केवल इतनी बात बता रहा है। और ये जो बात बता रहा है डिनोमिनेटर, ये बता रहा है कि दिस इज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से देखिए। जब हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे हैं तो ये केवल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रेशियो है, विच इज इवेंचुअली द स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। ये जो चीज है, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस हैज बिकम द स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। ये एक बात है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। यहां पर जब हम लोग बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि अगर x और t का रिलेशन आ रहा है, अगर x और t का रिलेशन आ रहा है तो हमको d अपॉन dt ऑफ x और यहां पर d अपॉन dt ऑफ 2t करना है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो dx अपॉन dt बन रहा है। रूल ये कहता है, एक और डिफरेंशिएशन का रूल आ रहा है, सिंपल रूल है, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। सिग्निफिकेंस मैं आपको समझा दूंगा वक्त आने पर, मे बी इन दिस वीडियो ओनली। तो अभी अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा, फॉर्मूला में लिखा है x टू द पावर n, ये लिखा है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पर। अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेंगे, इसको फिर से ऐसे लिख देंगे d अपॉन dt ऑफ t टू द पावर 1। दोनों स्टेप्स में, दोनों इक्वेशंस में हम लोग डिफरेंशिएशन एक साथ अगर करें तो इट विल गो लाइक d अपॉन dt ऑफ 2t स्क्वायर। ये है अगला स्टेप। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगला स्टेप क्या आ रहा है, 2 को बाहर ले लिया और ये आ गया d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब आप इस चीज को और इस चीज को, इन दोनों को इस इक्वेशन से मैच करिए। कैसे मैच करेंगे? ये लिखा हुआ है x टू द पावर n और ये लिखा हुआ है t टू द पावर 2। ये है d अपॉन dx, ये है d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n। तो फॉर्मूला क्या आ रहा है, x टू n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1। वही हम लोग यहाँ पर कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, यहाँ पर dx अपॉन dt ऐसे ही लिखा रहने देंगे,
और इसको लिख देंगे 2 टाइम्स, क्योंकि पावर पहले लिखनी है, देन पावर -1। इसका मतलब ये कितना आ गया, dx बाई dt की वैल्यू आ गई 22 टाइम्स t। ठीक है, ये देखिए t टू द पावर 1, t टू द पावर 1 हो गया, ये आ गया dx अपॉन dt इज 4t। यहाँ पर इस सिचुएशन में dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई 2। क्यों? आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 1 टाइम्स t टू द पावर 1 माइनस 1, ये आ गया 1 टाइम्स t टू द पावर 0, t टू द पावर 0 इज 1 एंड 1 विल बिकम 11। ठीक है, ध्यान से देखिए, दिस इज नॉट 11, लाइक दिस इज नॉट 22। ओके, सो dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई 2। बहुत ही ध्यान से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो dx अपॉन dt है वो क्या चीज है। dx अपॉन dt चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ये जो dx है, दिस इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी। बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी। ये जो dt है ये क्या चीज है, ये चीज है टाइम इंटरवल, t की 2 वैल्यूज का डिफरेंस। याद करिए, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम क्या चीज डिफाइन की थी हम लोगों ने, दैट वाज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल, एंड द रेशियो ऑफ दीज 2 थिंग्स इज नथिंग बट द वेलोसिटी। तो हम यहाँ लिखते हैं कि जो dx अपॉन dt है वो वेलोसिटी है। इसका मतलब जो इक्वेशन आ रहा है वो v इज इक्वल टू 4t आ गया। इस बात का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए, जो पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन था वो ये है, और जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम रिलेशन आया वो ये आया। इसका मतलब क्या है कि अगर बॉडी की पोजीशन इस इक्वेशन के हिसाब से चेंज होगी तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगी। लैंग्वेज है, टाइम का फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये बात कही, इसको मैं आपको थोड़ा सा ये श्रिंक कर रहा हूँ, आई होप यू वोंट माइंड। इवन इफ यू माइंड देन अल्टीमेटली यू विल रियलाइज कि ये आपके बेनिफिट के लिए था। हम लोग इन दोनों इक्वेशंस की फिजिकल सिचुएशन रियलाइज करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, एक स्केल लिया और एक स्केल पर हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस है तो हम लोगों ने एक लाइन बना दी, और इस लाइन पर हम लोगों ने कुछ एक स्केल बना दिया। स्केल का मतलब 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, इस लाइन पर हम लोगों ने x की वैल्यूज लेनी है। x की वैल्यूज का मतलब क्या कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है और यहाँ 50 है। ठीक है, इसके बीच में जो वैल्यूज आएंगी वो इसका हाफ होता जाएगा, ये 55 और ये 60 होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं ये देखिए कि इस इक्वेशन में अगर हम लोग t की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। t की वैल्यू 1 रखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू क्या आ रही है, यस 2। t की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू आ रही है 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 2 द 8। t की वैल्यू 3 रखने पर x की वैल्यू आ रही है 18, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 द 18। सिमिलरली t की वैल्यू 4 रखने पर x आ रहा है 32, ये देखिए 4 स्क्वायर, एंड t की वैल्यू 5 रखने पर x की वैल्यू आ रही है 50। What is going to happen here? Watch it very very carefully. वो ये कह रहे हैं कि t0 स्केल यहां पर है, ये t0 पर पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड t0। t1 पर बॉडी यहां पर है, x इज इक्वल टू 2 पर,
दिस इज t इज इक्वल टू 2, सॉरी t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 पर ये आया 0,0, ये आया 1,2, ये आया 2,8, ये आया 3,18, ये आया 4,32 और ये आया 5,50। ये हम लोगों ने क्यों कोऑर्डिनेट डिस्कस किए हैं, अभी 2 मिनट बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर xt का ग्राफ बनाएंगे। और t इज इक्वल टू 3 पर आ रहा, t इज इक्वल टू 2 पर बॉडी यहाँ आ गई। दिस इज द पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2, दिस इज द पोजीशन एट t इज इक्वल टू 3, 18 पर यहाँ आ गया 4, 32, t इज इक्वल टू 4 पर बॉडी यहाँ है, और t इज इक्वल टू 5 पर बॉडी यहाँ आ गई, ये 50, t इज इक्वल टू 5 पर बॉडी यहाँ आ गई। बहुत ध्यान से देखिए, यही एक्सरसाइज हम लोग इधर वाले इक्वेशन के साथ करने जा रहे हैं, जहां पर पोजीशन ऑफ बॉडी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। व्हाट इज द इक्वेशन? ध्यान से देखिए, इक्वेशन ये है कि हम लोगों ने, स्केल कहीं और चला गया, हम लोगों ने यहाँ ये आ गया 0, ये आ गया 10, ये आ गया 20, ये आ गया 30, ये आ गया 40, ये आ गया 50, जाना ही नहीं है वहां तक। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 2t का मतलब क्या कि t की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 1 पर x की वैल्यू 2 है, t की वैल्यू 2 पर, इस इक्वेशन में रख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2t, x की वैल्यू 4 है, t इज इक्वल टू 3 पर x की वैल्यू 6 है, t 4 पर x की वैल्यू 8 है, और t 5 पर x की वैल्यू 10 है। व्हाट इज हैपनिंग हियर कि अगर हम यहाँ पर जो ये स्केल लिया है हम लोगों ने 0 to 10, हम लोगों ने स्केल थोड़ा सा ऐसा ले लिया जो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ये 10 से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हम लोग इसको 2, 4, 6, 8, 10 ले लेते हैं, ये x, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या हुआ कि t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी यहाँ है, t इज इक्वल टू 1 पर बॉडी यहाँ है, t इज इक्वल टू 2 पर बॉडी यहाँ है, t इज इक्वल टू 3 पर बॉडी यहाँ है, t इज इक्वल टू 4 पर बॉडी यहाँ है, t इज इक्वल टू 5 पर बॉडी यहाँ है। अब इन दोनों डायग्राम्स को ध्यान से देखिए, इक्वेशन एंड द रियल सिचुएशन, देन will enter into the graph thing, और फिर ग्राफ से रियल सिचुएशन को रियलाइज करने की टेक्निक सीखेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो लाइन हम लोगों ने बनाई, ये जो x एक्सिस हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, दिस इज द रियल टाइम पोजीशन ऑफ बॉडी if an object, if a particle, if a point object is moving on this line. What is happening here, that in every 1 second, you can see here, in every 1 second the body is traveling same distance. That is absolutely not so in this case. बहुत ध्यान से देखिए, that is absolutely not so in this case. यहाँ पर ये 1 सेकेंड का इंटरवल है, ये अगला 1 सेकेंड है, ये अगला 1 सेकेंड है, ये अगला 1 सेकेंड है, और ये अगला 1 सेकेंड है। बहुत ध्यान से देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द कॉमन थिंग, दैट इन बोथ दिस इक्वेशन, अगर हम लोगों ने x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर लिखा है, ध्यान से देखिए, एक इक्वेशन है 2t आई एम सॉरी, और एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। दोनों में कॉमन बात क्या है? कॉमन बात यह है कि दोनों में मोशन इन 1 डायमेंशन हो रहा है। ये कैसे पता चलता है भाई कि ये मोशन इन 1 डायमेंशन है? इसी मोशन को हम लोग कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन।
इसी को हम लोग कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत ध्यान से समझिए, जब हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर पढ़ा तब हम लोगों ने ऐसा पढ़ा कि पोजीशन वेक्टर ऐसा होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसका मतलब कि बॉडी की पोजीशन स्पेस में अगर हम किसी पोजीशन वेक्टर से दिखाना चाहते हैं तो उसमें आई जे के तीनों कंपोनेंट्स होते हैं। इसका मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में हम लोग एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस से बॉडी की पोजीशन डिफाइन कर रहे थे। अब यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर केवल एक्स चेंज हो रहा है, y और z की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब y और z की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ऐसी सिचुएशन में हम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है वो केवल x एक्सिस पर होगा, नहीं। अगर y एक्सिस पर भी अगर ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है y इज इक्वल टू 2t², या ये इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है y इज इक्वल टू 2t, या ये, लेकिन अगर x और y दोनों टाइम का फंक्शन है तो फिर मोशन इन 2 डायमेंशन होगा। अगर x y z तीनों विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोशन इन 3 डायमेंशन। जब हम लोग इसकी डेफिनेशन बनाते हैं कि हाउ डू यू डिफाइन द मोशन इन 1 डायमेंशन, द वेरी सिंपल स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से समझिए, व्हेन ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स, when only one of the 3 coordinates specifying the position of time, हम लोग इसकी डेफिनेशन कहीं पर लिख दे रहे हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है, when only one of the 3, कौन से 3 हैं? one of the 3 x, y और z, when only one of the 3 coordinates, बहुत ध्यान से देखिए, one of the 3 coordinates specifying the position of an object is changing with time, the motion is called 1 dimension. The motion is called 1 dimensional motion। और डायमेंशन जैसा कि आप समझते हैं हम लोग नंबर के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जो उसकी रियल टाइम सिचुएशन है वो ये है कि x इज इक्वल टू 2t², x इज इक्वल टू 2t एंड 2t², दोनों ही 1 डायमेंशन मोशन। ये जो एक्सिस बनी है, ये जो एक्स एक्सिस बनी है, दिस इज एक्चुअली द पाथ ऑफ द बॉडी, दिस इज एक्चुअली द ट्रैक, इज अ स्ट्रेट लाइन, इज एन एक्स एक्सिस। क्योंकि एक्स में दिया था इसलिए हम लोगों ने एक्स लिया, अगर वाई में दिया होता तो हम वाई ले लेते, जेड में दिया होता तो हम जेड। यही डेफिनेशन में मैंने यही बताया, व्हेन ओनली वन ऑफ द 3, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो एक्स वाई या जेड, कोई भी तीनों में से कोई भी, अगर केवल एक कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा तो उसको हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन कहेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में दोनों में कॉमन बात क्या है कि मोशन इन 1 डायमेंशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, लेकिन डिफरेंट क्या है? वेलोसिटी। जिस चीज का नाम वेलोसिटी है उसको समझने का ये सुनहरा मौका है। कैसे? वो ये ट्रायंगल्स का साइज यहाँ पर बना, इसका मतलब कि जब हम लोग ये बोलते हैं कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, वेलोसिटी हम लोगों ने dx/dt को वेलोसिटी कहा। dx/dt क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी इज कमिंग एज अ नंबर ओनली। अगर x की वैल्यू पोजीशन ऑफ बॉडी अगर मीटर में है, अगर टाइम की वैल्यू सेकंड में है, तो ये 2 की यूनिट यहाँ पर मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं। पर ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस से आ रहा है कि वेलोसिटी इज 2 मीटर्स पर सेकेंड, इस बात को डायग्राम में कैसे दिखाया जा रहा है? डायग्राम में ऐसे दिखाया जा रहा है कि जब हम लोग ये बोलते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी
या कांस्टेंट वेलोसिटी, बहुत ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, मैथ्स की लैंग्वेज में, डिफरेंशियल कैलकुलस की लैंग्वेज में ये है कि अगर xt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, अगर xt ग्राफ का स्लोप केवल एक सिंगल नंबर आ रहा है, उसमें t फैक्टर नहीं आ रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक बात है। और वेलोसिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं एक बार, और वो ये कि जो वेलोसिटी है वो हमेशा स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि ये यहाँ पर क्यों आ गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ये हर बोर्ड पर, हर स्लाइड पर ये सबसे ऊपर लिख देना चाहिए कि वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन एज लॉन्ग एज वी आर डीलिंग विद द थिंग कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ये बात आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। और किसी को तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो क्या है कि बॉडी एक ही स्ट्रेट लाइन पर एक ही डायरेक्शन में चल रही है एंड इट इज कवरिंग, इट इज यू कैन सी कि बॉडी यहाँ पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होने का क्या मतलब है कि बॉडी कवर्स, ये हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, बॉडी कवर्स 2 मीटर डिस्टेंस, बॉडी कवर्स 2 मीटर डिस्टेंस इन एवरी 1 सेकेंड ऑफ इंटरवल। बहुत ध्यान से देखिए, हर एक सेकेंड में 0 से 2 पर पहुंच गया, 2 से 4 पर पहुंच गया, 4 से 6 पर आ गया, 6 से 8 पर आ गया, 8 से 10 पर आ गया, चल यहाँ रहा है। ट्रायंगल का साइज मैंने सिर्फ इसलिए ट्रायंगल्स बनाए हैं जिससे आप डिस्टेंस कवर का एक आइडिया लगा सकें। एंड व्हेन यू कंपेयर दिस कांस्टेंट velocity situation to this variable velocity situation, you can see that in every 1 second, in first second of its journey, the body has covered only 2 meters. ये 0 से 2 पर आया, अगले 1 सेकेंड में 2 से 8 पर आ गया, अगले 1 सेकेंड में 6 मीटर चल रहा है, अगले 1 सेकेंड में 8 से 18 आ गया, अगले 1 सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है। पहले 1 सेकेंड में वो 2 मीटर चला था, बहुत ध्यान से देखिए। अगले 1 सेकेंड में t इज इक्वल टू 3 से और t इज इक्वल टू 4 के बीच में 18 टू 32, इसका मतलब डिफरेंस 14 मीटर। अगले 1 सेकेंड में 14 मीटर चला और फिर ये 32 से 50, इसका मतलब कि चौथे से पांचवें के बीच में वो 18 मीटर चला। 4 मीटर का डिस्टेंस हर बार बढ़ रहा है। 2 + 4 6 + 4 10 + 4 14 + 4 18, इसका मतलब कि वो 5वें सेकेंड में 18 मीटर चला। पर उसकी वेलोसिटी, क्या 5वें सेकेंड में वेलोसिटी कांस्टेंट है? द आंसर इज नो। क्या जो उसने 5वें सेकेंड का डिस्टेंस चला है, क्या जो ये 18 मीटर का डिस्टेंस उसने चला है, क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चला? जी नहीं। कैसे पता आपको? भाई हमको ऐसे पता क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी ताज़ा डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा है। डिफरेंशियल कैलकुलस के हिसाब से अगर x की वैल्यू 2t² होती है, हाउ डू ये जो इक्वेशन लिखा है इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? इन वर्ड्स दैट इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी x इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज पर दिस इक्वेशन, when a body is moving on a straight line path, say that any natural body, if a lion, उसको ये तो नहीं पता कि वो किस हिसाब से मूव कर रहा है। We as an observer, we are going to observe the motion of the particle and we say that we take a stopwatch, we measure the distance कि भाई t0 पर यहाँ था, t1 पर यहाँ आ गया, t2 पर यहाँ आ गया, t3 पर यहाँ आ गया, and then we derive a relation, then we derive an equation and then we plot and so on. So ये जो x is equal to 2t² आया, हम लोगों ने इतनी बात सीख ली कि अगर x is equal to 2t है, इसका मतलब if the position of a body is changing as per this equation, then the velocity of body
can be defined as per this equation. What does it mean? It means कि velocity is continuously changing. इस इक्वेशन के हिसाब से वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है. ये वेरिएबल वेलोसिटी का केस है. क्योंकि v के साथ t एसोसिएटेड है. यहां पर v केवल एक नंबर आया था. ये जो dx अपॉन dt आया था ये एक नंबर आया था. यहां पर जो dx अपॉन dt आया था वो 4t आया था. एंड यू कैन सी दैट वेलोसिटी इज changing. This is called non-uniform velocity. This is called non-uniform velocity or the variable velocity. Non-uniform velocity or the variable velocity. ठीक है. इस डेटा की हेल्प से हम लोग xt और xt का ग्राफ बनाएंगे. It will take not more than 2 seconds, but I suggest कि आप इसको देख लें और ये ग्राफ बनाना भी सीख लें अभी से. क्योंकि अगर आप ग्राफ बनाना नहीं सीखेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है. क्योंकि चैप्टर में सारा जो एक्सप्रेशन है, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ग्राफ के जरिए ही आप तक आएंगी और आपको उसको ग्राफ से ही समझना भी पड़ेगा. ठीक है. यहाँ पर x और t का इक्वेशन था x इज इक्वल टू 2t और यहाँ पर इक्वेशन था x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर. हम लोगों ने जो t की वैल्यूज़ रखी थी अभी पीछे, हम लोगों ने जो ये डेटा डिस्कस किया था कि t 0 पर x की वैल्यू 0 है, तो पहला पॉइंट मिल गया 0,0. t की वैल्यू 1 पर x की वैल्यू 2 आ गई थी 0,2. t की वैल्यू 2 पर x की वैल्यू 3 this will be 4. t is equal to 3, x is equal to 6. आपको अभी जो मैंने यहाँ पर t is equal to 2 पर x की वैल्यू 3 लिख दी. एक सेकेंड के लिए, just for a second, मेरा ध्यान कहीं और गया. कहीं और मतलब कोई दूसरी बात मेरे दिमाग में आई कि अभी मुझे इस लेक्चर के बाद क्या करना है या इस के बाद क्या दूसरी क्लास है. कोई भी चीज़ आई और मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ और मैंने गलत लिख दिया. इससे आपको बचना है. तो पहले जितना भी आपको जो कुछ भी करना हो, कोई भी स्टेटस अपडेट करना हो, कोई भी मैसेज करना हो या कोई भी व्हाट डू यू कॉल दैट, कौन सा चैट होता है कोई जिसमें वो पिक्चर भेजते हैं आपकी. अभी हम यहाँ पर हैं मेट्रो स्टेशन पर, वो जो एक चैट होता है, स्नैप चैट होता है, और या जो कुछ भी आपको करना है वो सब पहले कर लीजिए. पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, ड्यूरिंग मत करिए. जब आप वीडियो देख रहे हैं, जब आपने पढ़ाई का मूड बना लिया है, जब आप पेपर पेन लेके बैठ गए हैं, जब आप नोट कर रहे हैं, जब आप चीज़ को समझ रहे हैं, उस समय कोई दूसरा डिस्टर्बेंस अगर ना आए तो बहुत बेहतर रहेगा. उससे क्या होता है कि आपको बार बार नहीं चीज़ को पढ़ना पड़ता है. जब आप ये कहते हैं कि हमने एक बार किया पर हमको समझ नहीं आया, समझ ना आने का एक मेजर कारण ये हो सकता है कि आपके बैक इन द माइंड कोई दूसरी स्टोरी चल रही है. आप दो स्टोरीज को एक साथ मत चलाइए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरी स्टोरी नहीं चलाइए, बिल्कुल चलाइए, पर दो स्टोरीज एक साथ मत चलाइए. वो जो क्लैश है उससे दोनों स्टोरीज में, ठीक है. t इज इक्वल टू 3 पर x की वैल्यू 6 आ गई. t इज इक्वल टू 4 पर x की वैल्यू 8 आ गई. t इज इक्वल टू 5 पर x की वैल्यू, ये हम लोगों ने पीछे किया तो हमारा दूसरा पॉइंट आया 0 का. ये दोनों ही चीज़ें मैंने गलत लिख दी यहाँ पर, यू कैन सी कि, और ये क्यों लिखी ये मैंने आपको बताया क्योंकि मैं एक सेकेंड के लिए कुछ और सोचने लगा था. ये ये आ गया 1,2, ये आ गया 2,4, ये आ गया 3,6. दिस इज कमिंग एज 4,8, दिस इज कमिंग एज 5,10. यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी अलग होगी. t की वैल्यू 0 पर जरूर x 0 आ रहा है, लेकिन t की बाकी वैल्यूज पर 1, 2, 3, 4, 5 पर x की वैल्यू 1 पर ये 2 आएगा, 2 पर ये 8 आएगा, 3 पर ये 18 आएगा, 4 पर ये 32 आएगा और 5 पर ये
50 आएगा, x की वैल्यू 50 आएगी। ये t यहाँ पर हम लोगों ने लिया था, t की वैल्यू 4 और 5, ठीक बात है। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट आया ये 0,0 आया, ये 1,2 आया, ये 2,8 आया, ये 3,18 आया, ये 4,32 आया, ये 5,50 आया, ठीक बात है। हम लोगों को स्केल चूज़ करना है। स्केल चूज़ करते समय हमको बहुत ही सावधानी रखनी होती है। मैं एक बार आपको स्केल चूज़ करके दिखा दे रहा हूँ कि हम लोगों ने जब डेटा पहले लिख लिया उसके बाद हमने स्केल चूज़ किया। हम लोगों ने यहाँ पर ये लिख दिया कि दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, दिस इज t, say that it is measured in seconds। अब हम लोगों को y एक्सिस पर पोजीशन ऑफ बॉडी डिफाइन करनी है। यूनिट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग स्केल एज्यूम करते हैं। यहाँ पर जो स्केल हमको दिख रहा है व्हाट इज सूटेबल फॉर अस, कि हम लोगों को 5 के केस में 10 तक जाना है, तो से दैट कि हम इसको यहाँ पर ऐसे 2, 4, 5, 6 ले लेते हैं। ये यहाँ पर 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पहला पॉइंट आ गया 0,0, दूसरा पॉइंट आ गया 1,2, तीसरा पॉइंट आ गया 2,4, चौथा पॉइंट ये यहाँ से आ गया 3,6 ये, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक, मैंने आपको पीछे ये बात बताई थी सबसे पहले कि जो गलती हम लोग करते हैं, और उसको गलती नहीं कहते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ बहुत कन्वेंशनली ट्रू इज़ अ वर्ड, और अगर ऐसा वर्ड नहीं है तो वर्ड होना चाहिए कि क्योंकि उसको इतना बार बार किया जाता है कि ऐसा लगने लगता है कि वही सही है, जबकि ये सही नहीं है कि आप इसको ज्वाइन करें। मैंने सबसे पहले जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, जब हम लोगों ने ग्राफ समझना स्टार्ट किया, तब मैंने ये बात आपको समझाई यहाँ पर कि जो ये डॉट्स हैं, डॉट्स का मतलब कि x की अलग अलग वैल्यूज़ पर डॉट्स मिल रहे हैं, ये डॉट्स मिल के स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। इसका मतलब कि जो डॉट्स ये हम लोगों ने लिए हैं कि एक डॉट यहाँ है, ध्यान से देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक डॉट यहाँ लिया है, एक डॉट यहाँ लिया है, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, ये हम लोगों ने केवल t की कुछ वैल्यूज़ पर लिया है, सिलेक्टिव वैल्यूज पर लिया है। t की 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज ली हैं। अगर हम t को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं, अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लिटरल मीनिंग यही होता है कि t की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम t को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं तो इसका मतलब कि यहाँ बीच में t की वैल्यू 0.34 भी होगी, हम उस पर x डिफाइन करेंगे। यहाँ पर बीच में t की वैल्यू 1.3 भी होगी, हम उस पर x डिफाइन करेंगे, और हमको ऐसे डॉट्स मिलेंगे। जो ये डॉट्स मिलेंगे, ये डॉट्स अल्टीमेटली एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में अपीयर होंगे। द लोकस ऑफ ऑल सच डॉट्स will form a straight line, will appear like a straight line. The similar thing is going to happen here. कभी कभी बेसिक प्रॉब्लम्स में वो ग्राफ बनवा लेते हैं, जो स्टूडेंट्स क्लास 11 में हैं उनको ये बात ध्यान रखनी है कि प्लॉटिंग पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर ग्राफ बनवाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको केवल ग्राफ पहचानना आना चाहिए, आपको प्रोपोर्शनैलिटी आनी चाहिए कि ये शेप अगर है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये इक्वेशन है तो इसका शेप क्या होगा, और फिर उसमें स्लोप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, स्लोप की क्या करेक्टरिस्टिक है, ये सब बात हम लोग को सीखनी है। अभी जो बात हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं वो ये कि ये जो हम लोगों को 6 पॉइंट्स मिले हैं, इन 6 पॉइंट से हम क्या कमाल कर सकते हैं। इन 6 पॉइंट से हम लोगों को स्केल बनाना होगा। सबसे पहले हम लोग स्केल बना रहे हैं। ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा स्केल लिया, और अगर ये 10 तक जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जा रहा है, हम लोग यहाँ पर 0 के बाद 1 और फिर यहाँ 2 और यहाँ 3 और यहाँ 4 और यहाँ 5 ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर केवल अभी 5 पॉइंट्स ही डिफाइन किए।
अब हम लोगों को y एक्सिस पर सिलेक्शन करना है, बहुत ध्यान से देखिए y एक्सिस पर कैसे सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि y एक्सिस का जो वेरिएशन है वो 0 से 50 तक जा रहा है। 0 से 50 तक का मतलब क्या है कि हमको y एक्सिस पर 50 तक दिखाना है। ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, ये मान लीजिए, मान लेते हैं ऐसा। लेट्स सी व्हाट इज द चैलेंज। ये 30, ये 40, ये 50 मान लीजिए, यहां पर आ गया पहला पॉइंट 0,0, दिस इज द डॉट। ध्यान से देखिए 0,0 इज द फर्स्ट डॉट, 1,2 may be very close to this, 2,8 will be again not above the 10, 3,18 below 20 का मतलब this is the 20 mark, this is the 3 mark, you can see the dot is going to be somewhere here, 3,18, ठीक है, 4,32, 32 means this is the 30 mark, this is the 30 mark, this is the 4 mark। एक ग्राफ बनाना अगर आप सीख लेते हैं और ढंग से सीख लेते हैं, आई प्रॉमिस यू कि आप सारे इक्वेशन, क्योंकि प्लॉट इक्वेशन का होगा, बिना इक्वेशन के ग्राफ नहीं होता। कहीं पर भी अगर ग्राफ बना है तो कोई एक रिलेशन होगा उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में, तभी हम उसको प्लॉट कर पाएंगे। आप किसी भी चीज का ग्राफ बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल आप पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना सकते हैं। आप ग्राफ बनाइए कि पिछले 20 सालों में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना था। आप ऐसा 20 साल का मतलब आप ऐसा बोलिए कि 2005 से लेकर और 2025 के बीच में, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले कि आप एक्स एक्सिस पर, इंडिपेंडेंट क्या है, टाइम, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर 14, 15, 16, 17, 18 और फिर 25 तक आ गए। और फिर y एक्सिस पर आप अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा लेंगे कि जो भी हमारा एजुकेटेड स्टूडेंट है वो अनएम्प्लॉयड था 2005 में, उसका नेशन वाइड क्या नंबर था, 2006 में उसका क्या नंबर था, 2007 में क्या नंबर था, 2010 में क्या था, 14 में क्या था, और फिर 14, 15, 16 कि उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट अगर बढ़े, तो उन सारे डॉट्स को ज्वाइन करने से जो शेप आता है उसको हम लोग ग्राफिकल स्टडी कहते हैं। इसका मतलब कि 4,32 का मतलब 4 में 30 से थोड़ा ऊपर, और 5 तो 50 है। यहां पर देखिए ये 5 का मार्क है और ये यहां पर 50 आ रहा है। अब क्या है, क्या हम इन सबको ज्वाइन कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं ज्वाइन करेंगे। हम क्या करेंगे, हम ये रियलाइज करेंगे कि x की वैल्यू जब हम लोग 0 और 1 के बीच में लेंगे, जब हम t की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लेंगे, तो वो डॉट्स कहाँ आएंगे? वो डॉट्स ऐसे आते हैं कि ये जो डॉट्स हैं ये मिल के कुछ ऐसा शेप बनाते हैं, और इस शेप का जो नाम होता है, उस शेप का नाम पैराबोला होता है। देखिए ये बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ वाला जो डॉट होना था वो डॉट हम लोगों ने थोड़ा सा गलत बना दिया होगा। इसका मतलब कि ये डॉट यहाँ से 32 वाला डॉट यहाँ से ऐसे जाएगा, और ये सारे डॉट्स मिलके जो शेप बनाते हैं उसको पैराबोला कहते हैं। मैंने पीछे ये बात बताई है कि 4 तरीके के पैराबोला होते हैं। अगर आप पैराबोला को स्टडी करना चाहते हैं तो पैराबोला 4 तरीके के हैं, और उन चारों की जो हम लोगों ने पैराबोला ये बनाया है, ये अगर y एक्सिस है, ये अगर x एक्सिस है, तो हम लोगों ने ये पैराबोला बनाया। इस पैराबोला का मतलब क्या होता है कि इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2t² में अगर हम लोग t की वैल्यू ±1 रखें तो x की वैल्यू 2 आएगी, ±1। इसका मतलब कि ये वैल्यू अगर मान लेते हैं 18 है, ये वैल्यू अगर 18 है y एक्सिस पे, तो यहाँ -3 होगा और यहाँ +3 होगा। बहुत ध्यान से देखिए, 3,18,
तो ये जो पॉइंट है ये 3,18 है, और ये जो पॉइंट है ये -3,18 है। ये पैराबोला होता है। अब दूसरा पैराबोला ये आ जाएगा, तीसरा पैराबोला ये आ जाएगा यहाँ पर -x एक्सिस के अबाउट, चौथा पैराबोला यहाँ आ जाएगा +x एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो ये 4 तरीके के पैराबोला होते हैं। इसके जनरल इक्वेशन होता है y² = ±4ax, और दूसरा होता है x² = ±4ay। a कांस्टेंट है, x और y में लीनियर है। हम लोगों ने जनरल प्रोपोर्शनैलिटी ऐसी डिस्कस करी है कि अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी होगी, अगर पोजीशन वर्सेस टाइम कहीं पर स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी लेगा तो ग्राफ पैराबोला बनेगा। अगर xt का ग्राफ, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है। जो बात हम लोगों ने पीछे बोर्ड पर सीखी थी वही बात मैं आपको यहाँ पर फिर से सिखा दे रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिए, ये वाले केस में क्योंकि xt ग्राफ, क्योंकि x वर्सेस t ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, x वर्सेस t ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि dx अपॉन dt दैट इज स्लोप एंड दैट इज नथिंग बट द कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर क्या सिचुएशन है कि जो dx बाई dt है दैट इज, ये x = 2t था, dx बाई dt 4t आ गया। यहाँ पर dx बाई dt की वैल्यू 2 है। यहाँ पर जो dx बाई dt है, जो वेलोसिटी है, दैट इज वेरिएबल। ठीक बात है। अभी हम लोग ये देखते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वेलोसिटी की।